उन्होंने देखा कि आपने वहां पर एक इंटरव्यू दिया है जिसमें आपने कहा था कि मैंने 2022 से तैयारी करी है। ये कंट्रोवर्सी दरअसल क्या स्टार्ट हुई है, इस चीज को आप क्लियर कीजिए कि किस तरीके से वहां पर क्या मैटर हुआ था। तो शायद कुछ जो कमेंट करने वाले हैं उनको लग रहा होगा कि 2021 का पीसीएस इसने निकाला है और तैयारी 2022 से कर रहा है। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा आपके मन से। यूपी मेंस वो देकर आ रहे हैं और यूपीएससी मेंस वो देकर आ रहे हैं, तो उनकी सफलता में कहीं ना कहीं उनको 6-7 साल, किसी को 8 साल लग गया। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सफल होने का मंत्र क्या है, किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई करी और इतनी जल्दी सक्सेस आपको कैसे मिली? मैंने उत्तराखंड पीसीएस के लिए ऐसा कोई कोचिंग नहीं की है। हाँ, मैंने मॉक टेस्ट जरूर लिए हैं। प्री क्वालीफाई होने के बाद देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है, उनके मैंने मॉक टेस्ट लिए थे। आपका मीडियम जी। क्या था? आपने आंसर राइटिंग, क्योंकि इंटरव्यू आपने जाहिर सी बात है हिंदी में दिया, हम दृष्टि पर देख चुके हैं, लेकिन आपका जो मीडियम था वो आंसर राइटिंग का मीडियम क्या था? लेकिन मैंने यूट्यूब से ज्यादा पढ़ा है। यूट्यूब का बहुत ज्यादा सदुपयोग किया है मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान, क्योंकि मेरे को सुन करके कोई चीज ज्यादा दिमाग में याद रहती है बाकायदा कि उसको पढ़ने की। तो हम्म। मैं काफी यूट्यूब के चैनल्स को फॉलो करता था, अच्छे अच्छे टीचर्स के। उनको हम्म। फॉलो किया। उन्होंने हर सब्जेक्ट की जैसे हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री की मैराथन वीडियो डाल रखी है 16-17 घंटे की। ऐसे ही पॉलिटी की डाल रखी है उन्होंने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डाल रखी है उन्होंने। तो उन मैराथन वीडियोस को मैं सुना करता था, क्लासरूम नोट्स को मैं देखा करता था। मिथ हमारे जो सोसाइटी में है कि हिंदी मीडियम वालों को कम नंबर मिलते हैं और हिंदी मीडियम वालों के लिए जो पीसीएस यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं बहुत टफ होती हैं, पर आपने इन सब मिथ्स को तोड़ते हुए रैंक सेकंड लाई है। तो उन हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए जो मानसिक तौर पर ये सोच रहे हैं कि हिंदी मीडियम छात्रों को दिक्कतें होती है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनको किस तरीके से आप कहेंगे कि प्रिपरेशन करें? एसडीएम साहब बोल के टॉन्ट मार रहे थे। जी। लेकिन नहीं, ऐसा मुझे तो मैं आज भी उनके साथ वही हूँ जो मैं पहले था। जी। तो मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि मेरा नाम लेके बोला करो, ऐसा कुछ नहीं है कि जी। मैं आज अभी बना तो नहीं हूँ, और जब बन भी जाऊंगा तो रहूंगा आप लोगों का मित्र ही। सिर्फ जी। एक परीक्षा ही तो पास की है, वो आप भी कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई के दौरान हो जाना एक मामूली बात है। अगर आप कभी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं लगातार पढ़ते पढ़ते, तो इसका एक तरीका है, पढ़ने का भी एक साइंटिफिक मेथड होता है। मैं एक मेथड को फॉलो करता था। आपने जो ये मंच प्रदान किया है माई टॉक शो का, जिसमें आप विभिन्न परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को लाते हैं, उनके अनुभवों को साझा करते हैं, ये आपकी बहुत ही सकारात्मक मुहिम है। और इस मुहिम के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी इस मुहिम को आगे भी बरकरार रखिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप हमें आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी यूपीआई आईडी स्क्रीन पर आ रही है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। इस पर आप डोनेट कर हमारी आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को ज्वाइन कर या थैंक्स बटन के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपके छोटे से सहयोग से भी हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, माई टॉक शो के टॉपर्स पॉडकास्ट में एक और टॉपर आज मेरे बीच हैं। बहुत खुशी हुई मुझे इस टॉपर के साथ इंटरव्यू करके, बिकॉज इससे पहले हमने आशीष जोशी जी का इंटरव्यू करा, वो भी हमें माई टॉक शो में पहले आ चुके थे जब नायब तहसीलदार थे। साथ ही आज जो हमारे गेस्ट आए हैं वैभव कांडपाल जी, अधिशासी अधिकारी ईओ में फर्स्ट रैंक इन्होंने प्राप्त की थी और पुनः आज उत्तराखंड पीसीएस 2021 में अपना द्वितीय स्थान सुनिश्चित किया है और आज हमारे बीच फिर से वैभव कांडपाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है वैभव भाई आपका माई टॉक शो में। मैं भी आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप ये मंच मुझे प्रदान कर रहे हैं जिससे मैं सैकड़ों हजारों छात्रों तक अपनी बात को पहुंचा सकूं। आपको दिल से धन्यवाद। जी। इंटरव्यू शुरू करने से पहले वैभव भाई, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज जब आप आने वाले थे और जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद आपका जो पुराना वीडियो था ईओ वाला वो काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगा और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो और ज्यादा, आप लोग जो लोग हैं, जितने भी तमाम छात्र हैं उत्तराखंड के अंदर, वो आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक हुए, तो उस वीडियो तक पहुंचे और वीडियो के पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि आपने वहां पर एक इंटरव्यू दिया है जिसमें आपने कहा था कि मैंने 2022 से तैयारी करी है। ये कंट्रोवर्सी दरअसल क्या स्टार्ट हुई है, इस चीज को आप क्लियर कीजिए कि किस तरीके से वहां पर क्या मैटर हुआ था। जी। दरअसल मैं, जो आपने मेरा इससे पहले साक्षात्कार लिया था, जो इंटरव्यू लिया था, वो हम्म। ईओ और वनडे एग्जाम के ओरिएंटेड था। उसमें पीसीएस के रिगार्डिंग कोई बात नहीं हुई थी। हम्म। और मैंने भी खुद इस बात को रिवील नहीं किया था कि मैंने पीसीएस का इंटरव्यू दिया है। हम्म। तो क्योंकि मैं वो वनडे एग्जाम की स्ट्रेटेजी बता रहा था, और वनडे एग्जाम में बेसिकली फोकस्ड रहता है, टारगेट रहता है उत्तराखंड, उत्तराखंड के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। और क्योंकि मैंने खुद गंभीर रूप से सीरियसली उत्तराखंड की तैयारी जनवरी 2022 से स्टार्ट करी थी, और इससे पहले मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब करता था, और कोरोना के टाइम में फिर वर्क फ्रॉम होम करा। साथ में फिर जॉब क्विट जब मैंने करी, क्विट करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत जीएस वगैरह 2021 से देखना शुरू किया था। जनरल स्टडीज वगैरह मैं यूट्यूब से देखा करता था और उसको पढ़ा करता था। लेकिन उत्तराखंड मेरी एकदम नील थी। मैं मतलब ये मैं ऑनेस्टली ईमानदारी से बोल रहा हूँ आपके मन से कि उत्तराखंड की पढ़ाई मेरी बिल्कुल एकदम नील थी, क्योंकि मैं यूपीएससी को टारगेट करके पढ़ रहा था पहले। तो मैं जनरल स्टडीज वगैरह को पढ़ा करता था, उसको फॉलो किया करता था। उत्तराखंड का फॉर्म आया अगस्त 2021 में, उत्तराखंड पीसीएस का। और क्योंकि यहाँ की पीसीएस की प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलती है, धैर्य की परीक्षा यहाँ पे दी जाती है एक प्रकार से छात्रों की। जी। अगस्त 2021 में फॉर्म आया था, जिसका प्रीलिम्स हुआ था अप्रैल 2022 में। और प्रीलिम्स होने के बाद अप्रैल 2022 में जब इसका प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद इसका मेंस हुआ था फरवरी 2023 में। और साक्षात्कार हुए थे
अप्रैल 2024 से, यानी ये पूरी प्रक्रिया अगस्त 2021 से चलकर अभी जाकर अगस्त 2024 में खत्म हुई है, 3 वर्ष में। हम्म। तो शायद कुछ जो कमेंट करने वाले हैं उनको लग रहा होगा कि 2021 का पीसीएस इसने निकाला है और तैयारी 2022 से कर रहा है। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा आपके मंच से कि जब पीसीएस का फॉर्म आया था उससे पहले मैं जनरल स्टडीज पढ़ा करता था। जब भी खाली समय मुझे मिलता था अपनी जॉब के साथ, मैं जनरल स्टडीज को स्टडी किया करता था, लेकिन उत्तराखंड मेरी बिल्कुल नील थी, मैं ये ईमानदारी से बोल रहा हूँ। और 2022 से मैंने उत्तराखंड को फोकस करना शुरू किया, जनवरी 2022 से, और उसी को टारगेट करके पढ़ा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की तैयारी तो मैं 2022 से ही कर रहा हूँ। और जनरल स्टडीज की हल्की फुल्की स्टडी थी, और डेडिकेटेड स्टडी मेरी मतलब जनरल स्टडीज को लेकर के उत्तराखंड को कंबाइन करके डेडिकेटेड स्टडी मेरी 2022 से ही चल रही है, जनवरी 2022 से। अप्रैल में मैंने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हुआ। उसके बाद अगस्त में इसका मेंस होने वाला था पहले। तो उस दौरान मेरी उत्तराखंड इतनी स्ट्रांग नहीं थी, अंदर से वो आत्मविश्वास नहीं आ रहा था। शायद अगर अगस्त में मेंस हो गया होता तो आज ये मुकाम शायद ना मिला होता, कोई नीचे रैंक आई होती। लेकिन कुछ परमपिता परमेश्वर की कृपा रही, पेपर थोड़ा अगस्त से आगे खिसक गया। तो मैंने अपनी कमियों को और मजबूत करने की कोशिश करी, उत्तराखंड को और मजबूत करने की कोशिश करी, लिखने का और अभ्यास किया, मॉक टेस्ट दिए, और स्पीड को, अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ाया। इस दौरान मैंने उत्तराखंड जो भी पढ़ी वो मेरे आगे ईओ के एग्जाम में भी काम आई, क्योंकि उत्तराखंड का टारगेट, ये ग्रुप सी के एग्जाम्स में उत्तराखंड काफी अच्छा पूछता है। तो वो मेरे ईओ के एग्जाम्स में भी काम आई। तो टोटल मिला के इस बात का निष्कर्ष यही है कि मैंने उत्तराखंड की डेडिकेटेड तैयारी 2022 से ही स्टार्ट करी है, जनवरी 2022 से। वो इंटरव्यू ईओ ओरिएंटेड था, और ईओ को ध्यान में रख करके ही मैंने वो इंटरव्यू दिया था। जिस जिस कारण से मैं वहां पे बोला कि 2022 से मैंने अपनी तैयारी की हुई है। बाकी जनरल स्टडीज तो मैं थोड़ा थोड़ा अपनी जॉब के साथ पढ़ा करता था 2021 से भी। जी। जितने भी व्यूअर देख रहे हैं उनको शायद ना पता हो, वैभव कांडपाल जी जो है ईओ के टॉपर है, इनका इंटरव्यू हम पहले ले चुके हैं। स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आई बटन पर आ रहा होगा, आप वहां जाकर इस वीडियो के बाद उस इंटरव्यू को सुन सकते हैं। दरअसल उस दौरान हुआ क्या था, जब वैभव कांडपाल जी से हमारी बातचीत चली थी इंटरव्यू के लिए, और काफी कंसर्न वो अपने रिजल्ट को लेकर थे। तो इंटरव्यू कंडक्ट करने से पहले वैभव कांडपाल जी के द्वारा मुझे बताया गया था, और हमारा आपस में डिस्कस हुआ था। वो पर्सनली ये चाहते थे कि जो ये पीसीएस का जो उनका इंटरव्यू उस समय होना था, इस चीज को रिवील ना करे। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, जब तैयारी करते हैं तो बिल्कुल कट कर तैयारी करते हैं, चाहे अपने रिश्तेदार हो, अपने दोस्त हो, किसी को वो नहीं बताना चाहते हैं वो क्या कर रहे हैं। और इसी कारण वैभव कांडपाल जी चाहते थे कि जो उनका पीसीएस का इंटरव्यू हो, देखिए जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए तो हर कोई ये कोशिश करता है कि इस चीज को जितना आप साइलेंटली रखें। एक कोट भी है, आपने पढ़ा होगा कि जो कामयाबी है, मतलब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। तो आज जब रिजल्ट आया है, अब उनकी सफलता शोर मचा रही है, तो शायद आप सब व्यूअर्स इस चीज को समझ सकते हैं। और जितने भी कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप उन चीजों को, उनकी जो भावनाएं हैं और उनके फैसले की रिस्पेक्ट कीजिए, कि अगर वो चीज रिवील नहीं करना चाहते हैं तो किसी की प्राइवेसी आप लोगों को इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। अब वैभव कांडपाल जी हमारे बीच में आ चुके हैं, वेरियस चैनल्स पर वो अपना इंटरव्यू दे चुके हैं, और नो डाउट कि आप उनके जो जो उन पर आप प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, उन सभी के जवाब आज आपको वो यहाँ पर देने आए हैं। अ, वैभव भाई, चलिए ये तो कंट्रोवर्सी थी, जो आपने इसका आंसर दे दिया। अब बात करते हैं इस पीसीएस रिजल्ट की, क्योंकि कंट्रोवर्सी वर्तमान। को लेकर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी है, इसी कंट्रोवर्सी को लेकर के मेरे को किसी एक विद्वान की एक उक्ति याद आ रही है। हम्म। उसमें ये कहा गया था, उस विद्वान ने ये कहा था कि सफलता में प्रशंसक तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन जी। वास्तविक सफल व्यक्ति वही है जो अपने आलोचकों को, अपने निंदकों को भी उसी वे में ले सके, उसी सकारात्मक वे में ले सके जिस वे में वो अपने प्रशंसकों को ले रहा है। तो मैं जी। अपने आलोचकों का भी दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और कहना चाहूंगा कि आपकी आलोचनाओं से मुझे और सीखने को मिलेगा जीवन में। जो भी मेरी गलतियां हैं आप लोगों के माध्यम से ही उजागर होंगी। आप लोगों का मैं सहृदय धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। जी। बस। ये आपका बड़प्पन है। आप प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा में अपना द्वितीय स्थान सुनिश्चित करने के बाद अपने हृदय की गहराई से उनको स्वीकार रहे हैं, उनके नेगेटिव कमेंट को स्वीकार रहे हैं। वैभव भाई, इस चीज को छोड़कर हम आगे इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं, तो मुझे पता है वर्तमान में आप एटीआई नैनीताल में ट्रेनिंग पर है। तो जब रिजल्ट आया, जी सर। क्योंकि देर रात रिजल्ट आया, आपको इस रिजल्ट की जानकारी किसने दी, और जब आपने जानकारी आपको मिली, आपका क्या रिएक्शन था अपनी सेकंड रैंक को लेकर? इस चीज को जरा व्यूवर्स को बताइए। एटीआई में क्योंकि हमारा काफी बिजी शेड्यूल रहता है,
10 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं और 5:30 के आसपास हम लोग अपने रूम में पहुंचते हैं। रूम में पहुंचने के बाद मैं रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। नैना देवी मैया के दर्शन करे मैंने उस दिन। क्लासरूम हम्म में तो प्री का रिजल्ट आ गया था उस दिन, जब मैं 3:30 बज रहा था लगभग। तो प्री का हम्म। रिजल्ट आ गया था, मैंने प्री का रिजल्ट देखा। प्री भी मेरा क्वालिफाई हुआ है 2024 वाला। 106 जी मार्क्स है मेरे प्रीलिम्स में, वो मेरा जी। क्वालिफाई हुआ है। और खबर तो चल रही थी कि आज फाइनल रिजल्ट भी आने वाला है, लेकिन लग तो नहीं रहा था कि आएगा। तो हम्म चिल हो गया। प्री का रिजल्ट देख के लगा कि हाँ चलो, ऊपर वाले ने एक अवसर और दे दिया, ये सोच के थोड़ा खुशी हुई। शाम को मैं वापस आया, रूम में था। वापस आने के बाद सारे मित्रों के साथ माँ नैना देवी जो शक्तिपीठ है हमारे नैनीताल में, उनके दर्शन करने के लिए गया था। क्योंकि मैं थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी हूँ, मैं ईश्वर पे जी बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। तो जी। उनके दर्शन करने के लिए गया और दर्शन करके लौट रहा था। लौट के रूम पे आया तो अचानक से एक मैसेज आता है। नीलोफर दी, उनसे मेरी बात हुआ करती थी तैयारी के दौरान। तो उनका एक मैसेज आता है, वो कहती हैं कि बहुत बहुत बधाई वैभव, आपने दूसरी रैंक हासिल की है। जी। मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ प्रीलिम्स का रिजल्ट पता था। मैंने सोचा था कि ये तो प्रीलिम्स का रिजल्ट है, प्रीलिम्स में रैंक कहाँ से आने लगी। तो मैंने हम्म उनको मैसेज में रिप्लाई भेजा, अभी भी है वो मेरे पास मैसेज। मैंने ये हम्म बोला कि दीदी अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया है, आज तो केवल प्री का रिजल्ट आया है। प्री के हम्म रिजल्ट में तो रैंक कहाँ से निकलती है, अभी तो हम्म। कोई रिजल्ट नहीं आया है। उन्होंने जी बोला कि फाइनल रिजल्ट आ चुका है, आपकी उत्तराखंड में द्वितीय रैंक है, ये मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ। तो मैंने हम्म। जब रिजल्ट देखा, देखते ही मतलब उस जगह पे पैर स्तब्ध से रह गए। जी। परम पिता परमेश्वर की कृपा से, गुलजू महाराज की कृपा से, माँ नैना देवी के आशीर्वाद से, क्योंकि उसी समय दर्शन करके आया था उनके हम्म आशीर्वाद से। याक्षणी माँ मेरी इष्ट देवी है, उनके आशीर्वाद से मुझे ये अपने राज्य की सेवा करने का इतना बड़ा दायित्व उनने मुझ पर विश्वास करके ये दिया। तो हम्म मुझे मतलब एक हृदय से एक प्रकार से अपने राज्य के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति एक अलग सी फीलिंग सी आई। मतलब रोंगटे खड़े जैसे हो गए थे उस रिजल्ट को देखने के बाद, पांव स्तब्ध से हो गए थे। पहला कॉल मैंने तुरंत अपनी माता को किया, मम्मी को हम्म बताया कि द्वितीय रैंक मेरी उत्तराखंड पीसीएस में आई है। हम्म पिताजी को कॉन्फ्रेंस में लिया, उनको बताया। और साथ में फिर मेरे जो इधर उधर के जो साथ के सहपाठी हैं, जो मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे, हम्म प्रशिक्षु लोग हैं जो, वो भी हम्म। तुरंत रूम में आ गए थे बधाई देने के लिए। उनने जश्न का गोद माहौल। में ले लिया, कर लिया। बिल्कुल जश्न का माहौल वहां पे होने लगा, गाने जी बजने लगे, तालियां बजने लगी। तो जी एक अलग ही माहौल वहाँ एटीआई में हो गया था रिजल्ट आने जी। के बाद। जी वैभव जी, मुझे एक चीज और बताइए कि जब आप ये रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मेंस आप देकर आए थे, इंटरव्यू आपने दिया, तो एक होता है कि हर एस्पिरेंट्स के अंदर ये होता है कि रिजल्ट आ रहा है तो नर्वस हर कोई होता है। कितना नर्वस नर्वस आप रिजल्ट को लेकर थे, और क्या आप रैंक टू एक्सपेक्ट कर रहे थे? वास्तविकता में मैं आपको बताऊं कि जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रिजल्ट घोषित हो गया था 24 मई को, हम्म उसमें ईश्वर की कृपा से मेरे को राज्य में प्रथम स्थान मिलने का सौभाग्य मिला। तो हम्म एक विकल्प के रूप में एक सेवा मेरे पास थी। तो एक वो चिंता की भावना तो हृदय में नहीं थी, लेकिन हाँ कभी कभी लगता तो था कि क्योंकि ये जो मेंस है, इंटरव्यू है, ये पूरे सब्जेक्टिव नेचर का होता है। हम्म। इसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 8-16 मार्क्स के सवाल भी होते हैं। हम जो लिख के आए हैं, हमें तो वो संतुष्टि वाला आंसर लगता है, सेटिस्फाइड आंसर लगता है। लगता है जी कि हाँ आ जाएंगे मार्क्स। हो सकता है कि क्या पता वो एग्जामिनर को पसंद ना आए। जी तो असमंजस की स्थिति तो हमेशा रहती थी। सोचा जी तो था कि सफलता तो मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं अपना 100% दे के आया हूँ। लेकिन जी ये द्वितीय रैंक, ये मुकाम मिलेगा ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। ईश्वर की कृपा ही है कि उनने मुझ पर विश्वास जताया है कि ये रैंक मुझे दे करके राज्य की सेवा का अवसर उन्होंने मुझे दिया है। मैं आश्वस्त करता हूँ कि मैं इसका सदुपयोग करूंगा। जी। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं उन लोग को मैं बता देता हूँ, अगर आपने वैभव कांडपाल जी का पुराना इंटरव्यू नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। उस इंटरव्यू में आप उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। वैभव भाई, जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आपने जॉब करी, तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जो करंट में इंजीनियर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, उनका यूपीएससी और पीसीएस जो बड़े बड़े एग्जाम है वहां पर दबदबा है। लेकिन जोशी जी, आशीष जोशी जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था अभी, और फैशन डिजाइनिंग फील्ड से वो हैं, और बाकी आप रैंक टू रैंक थ्री, और अक्सर जो मैं देख रहा था डेप्यूटी कलेक्टर में इंजीनियर्स हैं। तो आपको ये ये चीज आप किस तरीके से देखते हैं कि इंजीनियर्स का वाकई में दबदबा है? ऐसा वो क्या करते हैं कि वो अपने मतलब सिलेक्शंस को इतनी जल्दी ले लेते हैं? इंजीनियरिंग के मैं आपको यदि बात बताऊं कि इसमें टोटल लगभग 8 सेमेस्टर्स में पढ़ाई होती है। 4 वर्ष 8 सेमेस्टर में पढ़ाई होती है। लगभग 50 से अबव सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। हम्म तो इस इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान
हम लोगों का माइंडसेट कुछ इस प्रकार से तैयार कर दिया जाता है कि जो हमारी लॉजिकल एनालिसिस है किसी भी चीज को करने की, और हम्म। अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हम्म। क्विक थिंकिंग करने की और क्विक सॉल्यूशन मतलब त्वरित उसका समाधान कैसे हो, ये हमें उस प्रक्रिया के दौरान अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही आ जाता है। क्योंकि सेमेस्टर्स के आवरलीज एग्जाम होते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, फिर फाइनल जी। एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, कभी भी कोई भी एग्जाम सरप्राइज टेस्ट होते रहते हैं, तो मतलब मेंटली आदमी प्रिपेयर हो जाता है वहां पे प्रेशर को झेलने के लिए। जी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है 8 सेमेस्टर की, ये वेल प्रिपेयर्ड कर देती है एक इंजीनियर के दिमाग को, जिसने अगर अच्छे से सीरियसली इंजीनियरिंग की है, उसके दिमाग को वेल प्रिपेयर्ड कर देती है कि वो आगे जा करके किसी भी प्रेशर को हैंडल कर सकता है। तो शायद मुझे लगता है कि ये चीज यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में इंजीनियर्स को काफी मदद करती होगी, जिस कारण से वो अल्प समय में सफलता को हासिल हासिल कर ले रहे हैं। जी। वैभव जी, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, आपकी जो स्कूलिंग हुई है, टॉपर आप उत्तराखंड बोर्ड के रहे हैं, साथ में आपकी जो भाषा शैली है उसमें जो हिंदी का हमें हिंदी दिखती है वो बिल्कुल साफ एक सुथरी हिंदी जिसे हम कहेंगे। आज के दौर में शायद बहुत कम लोग उस भाषा का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मुझे ये बताइए, जब पीसीएस की आपने तैयारी करी तो क्योंकि अब ये इंटरव्यू हम पीसीएस पर्पज से कर रहे हैं, क्या आपने पीसीएस की कोचिंग करी थी? और कितना समय आपको पीसीएस जो परीक्षा है इसे क्वालिफाई करने में, मतलब आपको रैंक 2 लाने में लगा? साथ में आपका मीडियम क्या था? जी, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया, मैं कोरोना काल के बाद से वर्ष 2021 से हम्म। जनरल स्टडीज पढ़ा करता था यूपीएससी को टारगेट करके। हम्म। यूपीएससी इस बार भगवान की कृपा से मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्वालिफाइड है, जिसका मेंस 20 सितंबर से होने वाला है। जी। तो मैं 2021 से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उतनी सीरियस वे में नहीं हो पा रही थी वो तैयारी, क्योंकि मैं यहाँ पे अल्मोड़ा शहर में एक लोकल कोचिंग सेंटर में एकेडमिक्स यानी फिजिक्स पढ़ाया करता था यहाँ पे क्लास 12 के बच्चों को, 11 12 के बच्चों को। साथ में वर्क फ्रॉम होम भी देख रहा था मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। हालांकि वो काम मैंने काफी कम कर दिया था उधर का, क्योंकि मैं रिजाइन देने ही वाला था। हम्म। अ, तो जनरल स्टडीज में थोड़ा थोड़ा पढ़ा करता था, वर्ष 2021 से ही पढ़ रहा था मैं। मुखर्जी नगर से कुछ नोट्स भी मंगवाए थे मैंने इसके लिए, तैयारी के लिए। हम्म। तो जनरल स्टडीज के लिए मैंने, और बेसिकली मैं आपको आपके इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, मैंने जो भी तैयारी करी उसमें मैंने किताबों का ज्ञान, मतलब किताबों को पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने यूट्यूब से ज्यादा पढ़ा है। यूट्यूब का बहुत ज्यादा सदुपयोग किया है मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान, क्योंकि मेरे को सुन करके कोई चीज ज्यादा दिमाग में याद रहती है बकायदा कि उसको पढ़ने के। तो हम्म। मैं काफी यूट्यूब के चैनल्स को फॉलो करता था, अच्छे अच्छे टीचर्स के, उनको हम्म। फॉलो किया। बात हम्म। रही पीसीएस ओरिएंटेड कोचिंग की, उत्तराखंड पीसीएस पे फोकस्ड कोचिंग की, तो मैंने उत्तराखंड पीसीएस के लिए ऐसा कोई कोचिंग नहीं की है। हाँ, मैंने मॉक टेस्ट जरूर लिए हैं प्री क्वालिफाई होने के बाद भी। देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है, उनके मैंने मॉक टेस्ट लिए थे। हम्म। और इसके अलावा मेंस जब मेरा क्वालिफाई हुआ तो मैंने हल्द्वानी और देहरादून में विविध कोचिंगों में जो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं उनमें मैंने हिस्सा लिया था। और दृष्टि आईएएस करके दिल्ली में एक संस्थान है, वहां पे भी मैंने मॉक इंटरव्यू अपना दिया था। तो ये मॉक इंटरव्यू तो वो सबके लिए जिनका भी मेंस क्वालिफाई होता है फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो ये मैंने किया था, लेकिन एज सच पीसीएस के लिए कोई कोचिंग, मैंने स्पेसिफिक कोचिंग उत्तराखंड के लिए ज्वाइन नहीं करी थी। जी। कुछ कोचिंग संस्थानों ने आपका फोटो, बिल्कुल फोटो के साथ प्रमोशन किया है अपने संस्थान का, लेकिन कुछ कोचिंग सेंटर ने वहां पर लिखा भी है कि आपने उनकी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ली थी, वो उन्होंने क्लेरिफाई किया जी है, और कुछों ने बिना क्लेरिफाई किए जी आपका फोटो अपलोड किया है, वो शायद जवाब मिल गया होगा। बट मुझे ये बताइए, आपका मीडियम जी। क्या था? आपने आंसर राइटिंग, क्योंकि इंटरव्यू आपने जाहिर सी बात है हिंदी में दिया, हम दृष्टि पर देख चुके हैं, लेकिन आपका जो मीडियम था वो आंसर राइटिंग का मीडियम क्या था? मेरा आंसर राइटिंग का, मेरा पूरा इस प्रक्रिया में मीडियम हिंदी ही माध्यम रहा है। मैंने जी। आंसर राइटिंग भी हिंदी माध्यम में करी है, हम्म। और इंटरव्यू तो हिंदी माध्यम में ही दिया है। जी। वैभव भाई, हम आपके ये पीसीएस के इंटरव्यू पर आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बोला कि आपका इस बार यूपीएससी प्री क्वालिफाई हुआ, उसके लिए आपको माई टॉक शो की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हार्दिक धन्यवाद आपको। मुझे ये बताइए कि जब आपका यूपीएससी प्री एग्जाम था, क्योंकि हम दोनों कनेक्टेड हैं, मैं आपको शायद आपके स्टेटस वगैरह देखता रहता हूँ, तो रिजल्ट को लेकर आप बहुत उस टाइम पर कंसर्न थे कि कब ईजीओ का रिजल्ट आ रहा है, जो कि एक हर एक स्टूडेंट एस्पिरेंट रहता है कि परीक्षा देने के बाद कब रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद आपका ईओ जी का रिजल्ट आ चुका था, फिर ज्वाइनिंग को लेकर काफी संघर्ष हुआ, ज्वाइनिंग के बाद आप जा रहे हैं और अपना जी पीसीएस सॉरी यूपीएससी का प्री दे रहे हैं। उस दौरान आपने ये चीज कैसे मैनेज करी, और कैसे आप देश की सबसे बड़ी परीक्षा का प्री एग्जाम क्वालिफाई कर पाए? इस चीज को बताइए जरा, कैसे प्रेशर टैकल करा और कैसे मेंटली स्ट्रांग रहे? जी। 24 मई को रिजल्ट आया था एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, और जी। यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा 16 जून को हुई थी। उस जी। दौरान तक मेरी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, ज्वाइनिंग अभी 5 अगस्त को ही हुई है।
हम्म। तो क्योंकि पढ़ तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं 2021 से जनरल स्टडीज थोड़ा थोड़ा देखता था, पढ़ रहा था, पढ़ाई के तो टच में था ही। और जनरल स्टडीज तो मेरी उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी के दौरान भी 2022 से, जब मैंने उत्तराखंड पीसीएस की डेडिकेटेड वे में तैयारी करी थी, तो जनरल स्टडीज तो वहाँ मेंस के लिए, प्री के लिए पढ़ी हुई है। तो मैं अपने पुराने ज्ञान के आधार पर और बाकी जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने ये ईओ के रिजल्ट के बाद भी अपना पुनरावृत्ति करी, रिवीजन करा और वहाँ पे प्री देने गया। तो भगवान की कृपा से वो प्री भी मिला, मेरा अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाई हुआ है। अच्छा, मुझे ये चीज बताइए, अब आप आगे कैसे तैयारी करेंगे? क्योंकि आप वर्तमान में जो है अधिशासी अधिकारी की ट्रेनिंग पर हैं, साथ में भी कुछ टाइम बाद आपका जो एसडीएम है, पीसीएस की ट्रेनिंग का कॉल आ जाएगा, फिर आपको यूपीएससी मेंस भी देना है। तो मेंटली कितना स्ट्रांग है आप, और कैसे अपना टाइम टेबल मैनेज करेंगे? क्योंकि आपको, मुझे बहुत कम एज में सक्सेस मिल गई है, साथ ही आपका ड्रीम शायद यूपीएससी है, तो उस चीज को कैसे मैनेज करेंगे, ये जरा व्यूअर्स को बताइए। क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग 5 अगस्त को हुई थी और यूपीएससी का रिजल्ट 1 जुलाई के लगभग आ गया था, प्रीलिम्स का। तो हम्म। जुलाई से अगस्त लगभग मुझे 1 महीना मिलता है। इस 1 महीने में मैंने थोड़ा बहुत लिखने का अभ्यास किया, चीजों को पुनरावृत्त किया। और अभी ट्रेनिंग के दौरान भी जितना खाली समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की, उसमें चीजों को रिवाइज करने की। बाकी जो पहले पढ़ा हुआ है वो तो मदद करेगा ही मेरे लेखन शैली में, लिखने में। और बाकी ईश्वर के भरोसे में मेंस को देने जाऊंगा। जी। बाकी सब भगवान के हाथ में है। जी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल। वैभव भाई, आप मुझे एक चीज ये बताइए, क्योंकि आपने बोला आपने 2021 से तैयारी करी, मुझे ये बताइए फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि मैं अभी जोशी जी का इंटरव्यू ले चुका हूँ, साथ में हमारे रैंक 3 है उनका इंटरव्यू ले चुका हूँ। तो जब सबसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि वो 2016 से लगे थे, उन्होंने दो दो जो है प्री लिखे हैं उत्तराखंड के, सॉरी दो दो मेंस उत्तराखंड के लिखे हैं, साथ में यूपी मेंस वो देकर आ रहे हैं और यूपीएससी मेंस वो देकर आ रहे हैं। तो उनकी सफलता में कहीं ना कहीं उनको 6-7 साल, किसी को 8 साल लग गया। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सफल होने का मंत्र क्या है? किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई करी और इतनी जल्दी सक्सेस आपको कैसे मिली? जी, एक फेलियर मैंने भी झेला है। जी। 2021 में जब मैं तैयारी कर रहा था, तो हालांकि वो पूर्ण तैयारी नहीं थी, मैं ऐसे ही उस तैयारी के दौरान ही यूपीएससी देने चला गया था। सफलता मुझे वहां पे हाथ नहीं मिली, प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। फिर अगस्त में ये उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म आ गया था, इसको मैंने अप्लाई करा और अपनी जनरल स्टडीज की ही तैयारी जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसको कैरी ऑन रखा। विद माई जो ये यहाँ पे मैं कोचिंग, लोकल कोचिंग में पढ़ा रहा था, उसके साथ साथ अपनी जॉब भी कर रहा था, मैं जो वर्क फ्रॉम होम से कर रहा था, ये तीनों चीजों को कैरी ऑन करके थोड़ा बहुत स्टडीज करा करता था। 2022 में मैंने बाकी सारी चीजें रिजाइन मार के, क्विट करके, पूर्ण रूप से समर्पण के साथ उत्तराखंड को भी पढ़ा और जनरल स्टडीज को और डीप करके पढ़ना शुरू करा। और इन सब चीजों को मैनेज करते हुए फिर मैंने उत्तराखंड पीसीएस दिया। और उस वर्ष मैंने यूपीएससी का प्री तो नहीं दिया, उत्तराखंड पीसीएस ही दिया। वो प्री क्वालिफाई हुआ तो खुद को फिर मेंस की तैयारी में लगा दिया, क्योंकि उस समय अगस्त में मेंस होने वाला था। तो मैं ये मान के चल रहा था कि हो ही जाएगा अगस्त में मेंस, और मेरी उत्तराखंड उतनी उतनी अच्छी तैयार नहीं थी, वो आत्मविश्वास नहीं आ रहा था। फिर भगवान की कृपा से वो जब आगे चला गया, मेंस आगे खिसका, तो मेरी उत्तराखंड और मैंने अपनी मजबूत करने की कोशिश करी। और फिर जाके फरवरी में जब मेंस दिया, तो वो काफी अच्छे तरीके से मेरा मेंस अटेम्प्ट हुआ। अब ये कह तो नहीं सकते क्योंकि उस समय तो सब्जेक्टिव नेचर का पेपर है, अपनी तरफ से तो मैंने 100% दिया था, और जिसका परिणाम आज आप सभी के समक्ष है। जी। और मेंस देने के बाद 2023 में ही, क्योंकि फिर मैं तैयारी की, मैं कैरी ऑन में ही था, लगातार तैयारी में ही चल रहा था, 2022 से बिल्कुल तैयारी में ही था मैं। तो एक फॉर्म और आता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, वो मैं भरता हूँ। वो नवंबर में पेपर होता है, वो मेरा क्वालिफाई हुआ। 17 दिसंबर को फिर मैंने आरओ का पेपर दिया था, उसका प्रीलिम्स भी मेरा क्वालिफाई हुआ। क्योंकि मेरी उत्तराखंड की तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इस कारण से मैंने लोअर पीसेस का फॉर्म ही नहीं भरा था। मैं आज जी। आपके मंच से बताना चाहूंगा, मैंने लोअर पीसेस का फॉर्म ही मतलब अप्लाई नहीं किया था। सिर्फ इसका कारण ये है कि मेरा उत्तराखंड बिल्कुल तैयार नहीं था, और लोअर पीसीएस उस दौरान शायद अपर पीसीएस से पहले हो गया था। ये शायद जितना मेरे को याद है दिसंबर 2021 के आसपास ये हो गया था लोअर पीसीएस। और जी। मैंने क्योंकि उत्तराखंड पढ़ना 2022 से ही स्टार्ट किया था, तो जी। इस वजह से मैं लोअर पीसीएस तो नहीं भर पाया था। जी। तो यही। जी। संभवतः अगर आप भरते तो जाहिर सी बात है, अगर आप रैंक 2 यहाँ ला सकते तो वहां पर भी आप रैंक होल्डर हो सकते थे और नायब तहसीलदार पद आपको मिल जाता। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर कर। जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो हर उस एस्पिरेंट्स तक पहुंचे जो राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो। वैभव जी, मुझे एक चीज बताइए कि आपको ईओ की ट्रेनिंग में कैसा लग रहा है? क्योंकि हम आपको अक्सर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग को। तो ये आपका जो लाइफ का पार्ट है, ये किस तरीके से आप जी रहे हैं फिलहाल? जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो ट्रेनिंग हो रही है अभी एटीआई नैनीताल में हमारी, ये काफी जी। प्रोफेशनल ट्रेनिंग चल रही है हमारी। इसमें
हमें जॉब से रिलेटेड काफी चीजें सिखाई जा रही हैं, फील्ड में कैसे वर्क किया जाता है ये सब सिखाया जा रहा है, और एज एन ऑफिसर पब्लिक डीलिंग कैसे की जाती है, एथिक्स का क्या रोल होता है शासन में आकर के, ये सब चीजें हमें सिखाई जा रही हैं। तो काफी जी नई नई चीजें मेरे को सीखने को मिल रही हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों के साथ घूमना फिरना, और इस जगह को पर्यटन स्थलीय नगरी है नैनीताल, तो उसको भी इंजॉय किया जा रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है ट्रेनिंग में। जी। एक और प्रश्न मेरा थोड़ा लिंक से हटकर है कि जब आपका रिजल्ट आया और आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका माइंडसेट ऐसा हो चुका है, मैं तो एसडीएम बन चुका हूँ। सबसे पहले आपको जो ट्रेनी है, टीचर्स होते हैं वहां पर जो एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनका क्या रिएक्शन था, और आपके फ्रेंड सर्कल में अब आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि जिनके साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, कल तक आप एक अधिशासी अधिकारी थे बट आप एसडीएम है आज। तो अब उनका क्या रिएक्शन है और आपके टीचर्स का क्या रिएक्शन था आपके रिजल्ट के बाद, और अब कैसा माहौल है? रिजल्ट घोषित होने के बाद एटीआई में, क्योंकि हमारे जितने भी टीचर्स रहते हैं वो पीसीएस रैंक के अधिकारी रहते हैं, तो क्योंकि ये राज्य की सबसे सम्मानित और सबसे बड़ी परीक्षा है, तो जी उनको मालूम चल ही गया था कि हमारे इस बैच से एक अधिकारी, अधिशासी अधिकारी इस परीक्षा में क्वालिफाई किया हुआ है। तो उन लोगों की बधाई मिली मुझे, हमारे जो कार्यक्रम निदेशक हैं सुधीर कुमार सर, उनके द्वारा मुझे बधाई दी गई, और अन्य जितने भी जो टीचर्स हमें पढ़ाने के लिए आ रहे थे उनके द्वारा मुझे बधाई दी गई। और साथ में जो मेरे साथ अधिशासी अधिकारी लोग जो ट्रेनिंग कर रहे थे, कल तक क्योंकि मैं उनके समकक्ष ही था, मैं जी आज भी उन अपने आप को उनके समकक्ष ही मानता हूँ। केवल एक एग्जाम भर देने से आदमी कोई बड़ा नहीं हो जाता। जी मेरा ये मानना है कि वृक्ष जितना ऊपर जाता है, उसकी जो शाखाएं हैं वो जितना झुकी रहे, वो उतना ही फलदार रहता है वृक्ष, उतना ही छायादार वृक्ष ही जीवन में आगे बढ़ पाता है। तो मेरे मित्र लोग का थोड़ा व्यवहार थोड़ा ऐसा परिवर्तित सा लगा मुझे, लेकिन मैं अपनी तरफ से उनको आश्वस्त कर रहा हूँ कि नहीं, मैं आज भी तुम्हारे लिए वही हूँ जो मैं कल तक था। क्योंकि उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, उनने भी ये परीक्षा दी। हाँ, कुछ अंक मेरे ज्यादा आ गए तो इस कारण से मुझे ये सफलता मिल गई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे पिछड़े हुए हैं या मुझसे कम है। वो परिश्रम करें, वो मेहनत करें, तो निश्चय ही उनको भी सफलता मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। ईश्वर ने अद्भुत प्रतिभा दे करके धरती में हर इंसान को भेजा है। तो मेरे जो मित्र लोग हैं जो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, तो अब मैं आज भी उनके साथ वही हूँ, मैं उनके लिए अधिशासी अधिकारी हूँ, खुद को वही उनका मित्र समझता हूँ। लेकिन उनका थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, वो एसडीएम साहब बोल के टॉन्ट मार रहे थे, जी लेकिन नहीं, ऐसा मुझे तो मैं आज भी उनके साथ वही हूँ जो मैं पहले था। जी तो मैं नॉर्मली बोलता हूँ उनसे कि मेरा नाम लेके बोला करो, ऐसा कुछ नहीं है कि जी मैं आज अभी बना तो नहीं हूँ, और जब बन भी जाऊंगा तो रहूंगा आप लोगों का मित्र ही। सिर्फ जी एक परीक्षा ही तो पास की है, वो आप भी कर सकते हैं, जी कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। और उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, कुछ अंकों के कारण से उनकी उनको ये मुकाम हासिल नहीं हो पाया। और ईश्वर की कृपा से मेरे कुछ ही अंक तो ज्यादा हैं जिस कारण से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। वो अंकों का जी फासला ही तो है जिस कारण से वो आज उस पार है और मैं इस पार हूँ। तो क्यों इस चीज का अहम करना, क्यों इस चीज का अहंकार करना कि मैं आज ये इस फलाना पद पे हूँ। तो मैं आज जो हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, जनता का सेवक हूँ और हमेशा रहूंगा। ये आपका बड़प्पन है कि कितने सरलता से आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, लेकिन आप राज्य स्तर की सबसे बड़ी परीक्षा में अपना दूसरा स्थान सुनिश्चित कर कर एक रोल मॉडल की तरह देखे जा रहे हैं। तमाम उत्तराखंड के जो एस्पिरेंट्स हैं, छात्र हैं, या अपकमिंग जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं आपको देखकर आपकी तरह बनना चाहिए, और आपकी जो सफलता है या आपके इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखेगी, और यहीं से शायद वो मोटिवेट हो। वैभव भाई, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। मुझे ये बताइए, आपने बोला कि जो आपने पढ़ाई करी वो बुक्स से करी और यूट्यूब के माध्यम से करी। तो YouTube में बहुत चीजें आपने देखा होगा कि YouTube बहुत वास्ट है। तो किस तरीके से आपने उस चीज को मैनेज करा, कैसे आप कंटेंट अपना इकट्ठा करते थे और कैसे उस चीज को फॉलो अप करते थे? यूट्यूब में मैं एक चैनल मैंने पकड़ा था, ओनली आईएएस करके एक चैनल है। वो डेडिकेटेड चैनल है यूपीएससी के लिए, और स्टेट पीसीएस में भी उस चैनल ने मेरी काफी मदद करी थी। उसमें एक सुमित सर हैं, वो डेली एडिटोरियल एनालिसिस करवाते हैं सुबह, द हिंदू न्यूज़पेपर का। उसको हम्म मैं डेली सुना करता था। हम्म उससे मेरी क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग जो है, आलोचनात्मक व्याख्या करने की जो चीज थिंकिंग है, वो काफी डेवलप हुई, जिसकी हेल्प मैंने आंसर राइटिंग में मुझे मिली थी, काफी सहायता मिली उससे मुझे आंसर राइटिंग करने में। इसके अलावा यूट्यूब में मैं अन्य टीचर्स को, जैसे मृणाल सर हैं, मृणाल सर को भी फॉलो किया करता था। मृणाल सर भी काफी अच्छी वीडियोस लेके आते हैं इकोनॉमी की, और उसमें इकोनॉमीज के अपडेट देते रहते हैं, तो उनको मैं फॉलो किया करता था। इसके अलावा मधुकर कोटवे करके एक सर हैं, वो हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, अतः ऐसा कोई विषय नहीं है जो उनसे अछूता रहा हो, उनको हर विषय का ज्ञान है, मैं उनको फॉलो करता था। और बाकी वन डे जो प्रीलिम्स टाइप के एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, उसके लिए खान जीएस रिसर्च सेंटर है एक, खान सर काफी फेमस टीचर है,
जी। उनको भी मैं देखा करता हूँ। तो मैंने ज्यादातर सुनकर ही स्टडीज करी है। और अगर बुक्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स के लिए मैंने हर सब्जेक्ट की घटना चक्र फॉलो करी है, जो कि मैंने ईओ के टाइम में भी बताया था। वो मेरी ईओ में भी काफी मदद मिली उससे। हर हम्म, सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, इन सब की जो घटना चक्र आती है, वो घटना चक्र की बुक को मैंने पढ़ा था। और इसके अलावा एक परीक्षा वाणी की ऑल इन वन करके बुकलेट आती है। उसमें जी। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। घटना चक्र पढ़ने के बाद अगर आप उनको लगा लेंगे तो काफी रिवीजन हो जाता है उन सवालों का, जिससे आपका प्री कभी नहीं रुकेगा। जी। मतलब वन डे एग्जाम्स भी कभी नहीं रुकेंगे। तो ये बुक काफी हेल्पफुल है। तो मैंने प्री के लिए इनको पढ़ा था। बाकी जी। मेंस के लिए तो फिर जितना आंसर राइटिंग कर सके, मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे। एक चीज मुझे बताइए, बहुत सारे व्यूवर्स हैं, उनका ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप हिंदी मीडियम से हैं और रैंक आप सेकंड रैंक आपकी है, तो बहुत लोग आपको रोल मॉडल की तरह देख रहे होंगे। एक मिथ हमारे जो सोसाइटी में है कि हिंदी मीडियम वालों को कम नंबर मिलते हैं और हिंदी मीडियम वालों के लिए जो पीसीएस यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं वो बहुत टफ होती हैं। पर आपने इन सब मिथ्स को तोड़ते हुए रैंक सेकंड लाई है। अभी मेरी रैंक फोर्थ से जब थर्ड से बात हो रही थी, तो उनका भी यही कहना था, उनका भी हिंदी माध्यम था और उन्होंने भी इस मिथ को तोड़ा है। तो उन हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए जो मानसिक तौर पर ये सोच रहे हैं कि हिंदी मीडियम छात्र को दिक्कतें होती है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनको किस तरीके से आप कहेंगे कि प्रिपरेशन करें? हिंदी माध्यम को लेकर के जो लोग प्रायः मानसिकता बना बैठे हैं कि हिंदी माध्यम में अंक नहीं आते, ऐसी कोई बात नहीं है कि हिंदी माध्यम में अंक नहीं आते। भाषा ही तो है, एक कम्युनिकेशन का, एक संचार का माध्यम है भाषा। आप कितने अच्छे तरीके से अपने विचारों को, अपने भावों को सामने वाले तक पहुंचा सक रहे हैं, ये उस हम्म। माध्यम का कार्य करती है भाषा। अगर हम्म। आप अंग्रेजी का यूज करें, हिंदी का यूज करें, या भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का यूज करें, अगर आप एक अच्छे वे में अपनी बात को कन्वे कर पा रहे हैं सामने वाले को, तो कैसे हम्म। मार्क्स नहीं आएंगे? बहुत अच्छे जी। मार्क्स आते हैं, बिल्कुल संभव है। बस अपनी जो भाषा शैली है उसको उत्कृष्ट बनाने का प्रयास कीजिए। तत्सम शब्दों का प्रयोग कीजिए आंसर राइटिंग में। और जो अशुद्धियां हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, मात्राओं की गलती है लिखने में, वो कम से कम कीजिए। और लेखन का अभ्यास जितना ज्यादा कर सके उतना कीजिएगा, तो सफलता जरूर आपके कदमों को चूमेगी। ये मैं आश्वस्त करता हूँ आप लोगों को। जी। जैसा कि आपने बोला, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और वो लोग, आपको पता ही है कि सेल्फ स्टडी पे ज्यादा निर्भर रहते हैं, क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी करी है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए बुक सोर्स क्या क्या हो सकता है मेंस के लिए, क्योंकि प्री आप बता चुके हैं। मेंस के लिए सब्जेक्ट वाइज आप हर एक बुक को बता दीजिए। अगर आप मेंस के लिए फोकस करना चाहें तो मेंस के लिए वैसे तो मैंने दृष्टि के दिल्ली से हैंड रिटन नोट्स मंगवाए थे। मेन मेन सब्जेक्ट्स के, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हो गए, इन्वायरमेंट के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए। ये मैंने वहाँ के हैंड रिटन क्लासरूम नोट्स मंगवाए थे। मैंने उनको फॉलो किया था। इसके साथ साथ यूट्यूब में हर एक टीचर्स की मैराथन वीडियोस आती हैं मेंस के लिए, यूपीएससी के मेंस के लिए। उनको मैं सुन लिया करता था यूट्यूब वीडियोस को। जैसे मधुकर कोटवे सर हैं, उनने हर सब्जेक्ट की जैसे हिस्ट्री ही है, मॉडर्न हिस्ट्री की मैराथन वीडियो डाल रखी है 16-17 घंटे की। ऐसे ही पॉलिटी की डाल रखी है उन्होंने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डाल रखी है उन्होंने। तो उन मैराथन वीडियोस को मैं सुना करता था, क्लासरूम नोट्स को मैं देखा करता था। और अगर बुक्स की बात करें तो मैंने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी है। और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत किताब पढ़ी हुई है, जो कि सभी पढ़ते हैं, ये बाइबल मानी जाती है पॉलिटी की। और इकोनॉमी के लिए मैं केवल मृणाल सर को फॉलो करता था यूट्यूब से, बस। और मृणाल सर की एक हैंडआउट आता है यूपीएससी के लिए, उनका प्रॉपर हैंडआउट आता है, पीसीबी करके निकलता है वो हैंडआउट को मैं फॉलो करता था इकोनॉमी के लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत बता दिया। ज्योग्राफी अगर आप बुक्स को फॉलो करना चाहें तो बुक्स में 6 से 12th तक की एनसीईआरटी सफिशियंट है। लेकिन मैंने ये केवल 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ी थी ज्योग्राफी के लिए। और इसके अलावा जो यूट्यूब में सुदर्शन गुज्जर करके एक सर है, उनको फॉलो किया था मैंने ज्योग्राफी के लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मधुकर कोटवे सर और दृष्टि के क्लासरूम नोट्स पढ़े थे। इसके अलावा इथिक्स में मैंने विकास द्विवेदी कीर्ति सर की क्लासेस को देखा था और उनके क्लासरूम नोट्स को फॉलो किया था। जी। और करंट अफेयर वगैरह आप मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करते थे, क्योंकि प्री का आप बता चुके हैं कि कुमार गौरव सर की क्लास जी आप देखते थे। मेंस के लिए करंट अफेयर जी। आपने किस सोर्स को अपनाया? वो ओनली आईएएस जो मैंने आपको बताया था प्लेटफॉर्म, उसमें सुमित सर जो है डेली एडिटोरियल एनालिसिस करवाते हैं सुबह सुबह। तो मैं उनको फॉलो कर लिया करता था, क्योंकि वो मेंस ओरिएंटेड ही होता है, उसमें न्यूज भी कवर हो जाती है और उसकी पूरी एनालिटिकल थिंकिंग भी कवर हो जाती है। तो मैं डेली उसको सुना करता था। उससे काफी हद तक मुझे अपने आंसर राइटिंग में करंट के मुद्दों को डालने में मदद मिली थी। जी। वैभव भाई, जैसा कि आपने पूरे इंटरव्यू के दौरान बताया और बहुत अच्छा इंटरव्यू आपका रह रहा है, शायद अब जितने हमारे व्यूवर्स हैं उन सभी को उनका आंसर मिल गए होंगे। बट एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपने बुक सोर्स कुछ और बताया, इससे पहले जो आए थे उन्होंने बुक सोर्स और बताया। अब इन सबको बाइंड अप कैसे करें? कोई एक नया स्टूडेंट है, क्योंकि हर किसी की वीडियो वो देख रहा होगा आजकल अलग अलग चैनल्स पर, और
इन चीजों को फॉलो करना चाहेगा, तो बाइंड अप कर कर एक तरीके से कैसे बैठे और कैसे वो आपकी तरह कम समय में परीक्षा को क्लियर करे, ये जरा बताइए। एक कॉन्सेप्ट होता है इंट्यूशनिज्म का जी। कॉन्सेप्ट होता है, यानी जो हमारा अंतर मन कहता है, अंतर आत्मा की आवाज जो कहती है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। अगर आप 100 लोगों को देखेंगे, मैंने जैसे अपने सोर्सेज अलग अलग बताए, यूट्यूब के लेक्चर्स मैंने बताए आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से, और कई सारी मैंने बुक्स का नाम ले लिया। इसी तरीके से आशीष सर, जिसका आपने मुझसे पहले इंटरव्यू लिया, उन्होंने भी अपने सोर्स बताए होंगे, पंकज सर ने अपने सोर्स बताए होंगे। हर एक व्यक्ति की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप स्टॉपर्स को सुन रहे हैं, कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो अपनी, जी। आप सबको सुनिए, बिल्कुल सुनिए। जी। जी। और कोई भी व्यक्ति ईश्वर ने इस धरती पर परिपूर्ण नहीं बनाया है, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां मौजूद है। आप सबको सुनिए, उनकी अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कीजिए, और अंतः प्रज्ञावाद, इंट्यूशनिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए, और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए इनमें से। और आपको जो उचित लगे, आपकी अंतरात्मा जो कहे कि इनमें से सबसे सरल क्या हो सकता है, और आप अपनी मेंटल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपने समय के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज कीजिए, निश्चय ही सफलता आपके कदमों में आएगी। जी। क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, लेट नाइट इंटरव्यू ये चल रहा है, वैभव भाई को अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना भी है, तो समय की पाबंदी है। कभी भविष्य में अगर फुर्सत मिलेगी तो वैभव कांडपाल जी से हम पूरा उनका अनुभव जानेंगे, किस तरीके से उन्होंने मेंस में आंसर राइटिंग करी, कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी और कम समय में करी, और जो अपना ये कीमती समय हमें वो दे रहे हैं, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। वैभव भाई, अंत में इंटरव्यू बहुत लंबा खींच चुका है क्योंकि आपके पास समय की पाबंदी है। मुझे बताइए, कोई भी एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, जैसे आपने देखा कि आपके बहुत सारे, आपने बताया कि बैचमेट्स हैं, उन्होंने इंटरव्यूज दिया था, उनका जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, या कुछ एक इस बार बहुत सारे आपके जानने में रहे होंगे जो फाइनल नहीं सिलेक्ट हो पाए, बट अभी जो प्री उनका क्वालिफाई हुआ होगा, अब वो मेंस में ऐसा क्या करे और खुद को कैसे मोटिवेट करे, कि क्योंकि एक लंबी स्टेज की परीक्षा है, कैसे वहां तक वो धैर्य बना के रखें और सफलता हासिल करें। मैं यही कहना चाहूंगा, जिन भी लोगों का प्रीलिम्स इस बार क्वालिफाई हुआ है, या जिनका नहीं भी हुआ है, वो अपनी तैयारी जारी रखें। आगे भी आने वाली परीक्षाएं हैं, अन्य परीक्षाएं हैं, आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। और जिन लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, वो स्वयं को जितना हो सके, अभी ये 2.5 महीने हैं, 16 नवंबर से शायद मुख्य परीक्षा इसकी होने वाली है, तो जी। इन बचे हुए समय में जितना हो सके उतनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का अभ्यास कीजिए। इस बार तो पैटर्न भी शायद चेंज हुआ है, मैथ्स एथिक्स का पेपर हट चुका है, और उत्तराखंड के 2 पेपर इन लोगों ने डाल दिए हैं, वेटेज उत्तराखंड का काफी बढ़ गया है। तो आप जितना हो सके अपनी स्टडीज को, मतलब पढ़ना का मतलब, स्टडी को ऐसे बांटिए कि इस लर्निंग, मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका टाइम कम करके लिखने का अभ्यास ज्यादा कीजिए। क्योंकि अब आप इस ड्यूरेशन में जितना ज्यादा लिखेंगे, जितनी ज्यादा आपकी स्पीड आएगी, उतना आपका वहां पे परिणाम अच्छा रहेगा, उतना ही आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस आपको पॉजिटिव रहना है। भले ही डिले होगी, देर आए दुरुस्त आए कहते हैं, और भगवान के घर देर है, देर नहीं है। बस धैर्य बनाए रखिए। ये परीक्षाएं हमें धैर्य जरूर सिखा देती है, क्योंकि एक सिविल सेवक को के कुछ आधारभूत मूल्य होते हैं, उसमें से एक मूल्य पेशेंस भी है, धैर्य भी है, कि विपरीत परिस्थितियों में वो किस प्रकार से धैर्य बनाए रखता है। तो ये जो काफी लंबी प्रक्रियाएं इन परीक्षाओं की होती हैं, तो इसमें जो परीक्षा के दौरान धैर्य रखा जाता है, ये धैर्य आपको काफी कुछ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी सीखने को देगा। बस सकारात्मक बने रहिएगा। जिस भी ईश्वर पे या प्रकृति की जिस भी शक्ति पे आप विश्वास करते हैं, उनका नियत नित्य स्मरण कीजिएगा, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिएगा, अपने बुजुर्गों का, अपने पितरों का आशीर्वाद लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वैभव भाई, आप मुझे बताइए, तैयारी के दौरान बहुत सारे छात्र, आपने देखा होगा कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया से या फिर रिश्तेदारी से, या बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन उन्हें आता है और डिमोटिवेट वो हो जाते हैं, तो कैसे वो अपनी परीक्षा के लिए मोटिवेट रहें, कैसे धैर्य बनाए रखें और अपनी सफलता को हासिल करें। डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई के दौरान हो जाना एक मामूली बात है। अगर आप कभी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं लगातार पढ़ते पढ़ते, तो इसका एक तरीका है, पढ़ने का भी एक साइंटिफिक मेथड होता है। मैं एक मेथड को फॉलो करता था। जब मैं पढ़ता था, तो जैसे 1 घंटे का है, तो मैं कंटिन्यू 1 घंटा नहीं पढ़ता था, 50 मिनट पढ़ता था, 10 मिनट ब्रेक लेता था, फिर 50 मिनट एक और स्लॉट पढ़ता था, फिर 10 मिनट ब्रेक लेता था। तो उससे माइंड जो होता है, जो बीच बीच में डाइवर्ट हो जाता है ना लगातार बैठने के कारण से, वो डाइवर्ट नहीं होगा आपका माइंड कभी भी। आप, ये साइंटिफिक मेथड है, 50 मिनट की स्टडी करके 10 मिनट का आप ब्रेक लेके पढ़ा कीजिए। दूसरी बात, अगर आप के दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज्यादा नकारात्मकता आ रही है, तो नकारात्मकता से दूर रहने के लिए आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उसका स्मरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, सकारात्मक बातों को सुनिए, मोटिवेशनल चीजों को सुनिए, और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा। जी। वैभव जी, मुझे एक चीज और बताइए कि बहुत छोटी उम्र में आप एसडीएम पद पर, जो कि राज्य का सबसे बड़ा
परीक्षा का सबसे बड़ा पद है, उस पर आसीन हो चुके हैं। अब आप इस चैलेंज को किस तरीके से देखते हैं? कैसे आप जनसेवा करेंगे और कैसे इस चैलेंज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं? जी। क्योंकि ईश्वर की कृपा से मुझे ये लोक सेवक का पद मिला है। मैं मेंटली, मानसिक रूप से, पूर्ण रूप से तैयार हूं कि मैं अपने इस दायित्व का पूर्ण निष्ठा से फील्ड पर निर्वहन करूंगा। जो भी सरकार की योजनाएं होंगी, कोशिश रहेगी कि उसका अधिकतम लाभ लाभ कतार में अंतिम रूप से खड़े हुए व्यक्ति तक मैं पहुंचा सकूं। और जितना अधिक हो सके, मैं जो ईश्वर ने ये मुझे दायित्व दिया है, अपना अधिकतम मैं इस समाज को लौटा सकूं, अपनी देवभूमि को, अपनी गोलजियों की धरती को, अपनी याक्षणी माँ की धरती को, जागन्नाथ धाम की धरती को लौटा सकूं। बस मेरा यही प्रयास रहेगा। जी। और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी सवाल रहता है टॉपर से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले आगामी आप बहुत सारे पीसीएस टॉपर्स को हमारे चैनल पर देखने वाले हैं। अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही हमें वेरियस सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई मेहमान यहाँ पर आता है तो उससे हम आपके सवाल पूछे। वैभव जी, मुझे एक चीज बताइए कि माई टॉक शो, क्योंकि हमने एक शुरुआत करी थी जिसमें हम राज्य की सभी परीक्षाओं के जो चयनित छात्र होते हैं उनका इंटरव्यू करते हैं। वर्तमान में पीसीएस का जी। रिजल्ट आया है और लगातार हम इंटरव्यूज कर रहे हैं। तो इस माई टॉक शो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा के आप टॉपर्स हैं, तो आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो इस हमारे चैनल के और हमारी मुहिम के बारे में अपना ओपिनियन जरूर दें। आपने जो ये मंच प्रदान किया है माई टॉक शो का, जिसमें आप विभिन्न परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को लाते हैं, उनके अनुभवों को साझा करते हैं, ये आपकी बहुत ही सकारात्मक मुहिम है। और इस मुहिम के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी इस मुहिम को आगे भी बरकरार रखिए, क्योंकि आपके इस मंच के माध्यम से हजारों लाखों युवा प्रेरित होते हैं, उत्साहवर्धित होते हैं, और उनको भी सकारात्मकता मिलती है कि आगे की वो तैयारी जारी रखें। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे कई युवा ऐसे हैं कि जो परीक्षा के आखिरी स्टेज में बाहर हुए होते हैं। मतलब जैसे किसी ने साक्षात्कार दिया, नहीं हो पाया अभी उसका। आप ऐसे लोगों को भी टारगेट कीजिए, जो जी। एक एक नंबर से कुछ एग्जाम में रुक जा रहे हैं, बस वो कट ऑफ तक पहुंच रहे हैं, पॉइंट तक, वहां पहुंचते पहुंचते रुक जा रहे हैं। वो लोग भी योग्य हैं, सक्षम हैं, बस किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो वो क्या कारण है असफलताओं के, जिस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा? अगर आप उनको भी अपने इस मंच में लाएंगे, तो हमारे जो नव नव युवक हैं, जो बिल्कुल तैयारी में नए हैं, उनको क्या गलती नहीं करनी चाहिए ये भी सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि जो सफल और असफल व्यक्ति हैं, उनमें मात्र कुछ पॉइंट मार्क्स का ही फासला होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। बस सफल व्यक्ति उतने मार्क्स ले आया और उसने कट ऑफ पार कर दी, तो आज वो उस कट ऑफ के उस पार है, और असफल व्यक्ति इस पार है। बस, लेकिन है दोनों एक से ही। तैयारी उसने भी बराबर करी है। जो असफल है, कुछ मार्क्स से नहीं हो पा रहा है, और जो सफल हो गया उसने भी उतनी ही तैयारी करी है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, आप ऐसे लोगों को भी टारगेट कीजिए, और उनको भी लाने का प्रयास कीजिए अपने मंच पे, ताकि वो भी अपने अनुभव साझा करें कि किस कारण से वो इस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते रह गए, क्योंकि उनके भी अपने अनुभव होंगे, और नव युवकों को उनसे भी सीखने को मिलेगा। मैं बस, ये जी। एक सुझाव है मेरा छोटा सा, जो मैं देना जी। चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुझाव के लिए, और हम आपके सुझाव को जरूर अमल में लाएंगे। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आप हमारे माई टॉक शो पर आना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर डिटेल्स आ रही होंगी। आप इनके जरिए संपर्क कर कर हमारे माई टॉक शो पर आ सकते हैं और अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, जिस तरीके से वैभव कांडपाल जी या तमाम हमारे टॉपर्स अपना अनुभव साझा करते हैं। और आप सभी दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपने कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है, चाहे आपने नहीं की है, जैसा कि वैभव जी ने बोला है अभी, कि उनको भी लाइए। अगर आप माई टॉक शो पर आकर अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो माई टॉक शो का मंच आप सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। कभी भी आप हमारे माई टॉक शो पर आ सकते हैं। वैभव जी, एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आपका मॉक इंटरव्यू सभी ने देखा, बहुत ज्यादा वो देखा जा रहा है। मॉक इंटरव्यू जैसा आपका हुआ था, तो हमें जरा सा अपने रियल इंटरव्यू से इंटरेक्ट करवाइए कि वहां पर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसा आपका इंटरव्यू रहा और कितनी देर पैनल ने आपका इंटरव्यू लिया। मेरा जो वास्तविक साक्षात्कार है वो लगभग 30 मिनट चला होगा। मेरा जो इंटरव्यू है, उसमें सबसे पहले जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू पैनल के समक्ष गया, तो मॉक इंटरव्यू से बिल्कुल हटकर माहौल था वहाँ पे। मॉक जी। इंटरव्यूज आपके अंदर आत्मविश्वास लाने में मदद जरूर करते हैं, बिल्कुल सार्थक होते हैं आपकी तैयारी में। लेकिन जो वास्तविक इंटरव्यू होता है, वो बिल्कुल ही अलग होता है। वहाँ पे एक अलग ही माहौल होता है। वो जो हमारी नॉर्मल धारणा रहती है ना, कि इंटरव्यू को लेकर कि ये नकारात्मक है, मतलब वहाँ पे हमें ग्रिल किया जाएगा, हमें दबाव डाला जाएगा, ऐसा कोई माहौल नहीं होता वहाँ पे। वो लोग बहुत रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल आपसे एक कॉमन कन्वर्सेशन करते हैं। और उस कन्वर्सेशन के दौरान, उस वार्तालाप के दौरान, वो सिर्फ आपका व्यक्तित्व और आपका आत्मविश्वास चेक करते हैं। तो जो मेरा रियल इंटरव्यू था, वो मॉक से इंटरव्यू से काफी मेरे को मदद मिली, लेकिन वो काफी भिन्न था उससे।
जिसका अभी तो समय का अभाव है, मैं पूरा शेयर नहीं कर पाऊंगा। जी लेकिन जब मैं ट्रेनिंग वगैरह कर लूंगा तो मैं अपना प्री मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी स्ट्रेटेजी आपके चैनल के माध्यम से उन हजारों युवकों तक पहुंचाऊंगा, जिससे कि उनकी तैयारी में काफी मदद मिले। जी। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी आपको, और अग्रिम शुभकामनाएं आपके एसडीएम पद के लिए। उम्मीद करेंगे जल्द ही आप अपनी ट्रेनिंग पूरी करें, और माई टॉक शो के सभी व्यूवर्स आपका वीडियो का बेसब्री से इंतजार करेंगे, आप उन्हें गाइड करें। धन्यवाद पुनः आपका हमें बिल्कुल। अपना कीमती समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ये मंच मुझे प्रदान करने के लिए। आगे भी मैं आपके मंच से हजारों युवकों तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप हमें आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी यूपीआई आईडी स्क्रीन पर आ रही है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। इस पर आप डोनेट कर हमारी आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को ज्वाइन कर या थैंक्स बटन के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपके छोटे से सहयोग से भी हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।